आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा, और कुछ ऐसा ही कोविड की रोकथाम में भी है। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं और साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोविड से बच सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं 46,000 से ज्यादा नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011239780046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में मिशिगन विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता हासिल की है और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। आपके शोध विश्व के जाने माने जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सरमन से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर सरमन, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कई जगह काफी कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर केरल और दूसरे राज्यों में खतरा बरकरार है। केरल में 1 लाख से अधिक अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो वो हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 10,000 से 1 लाख सक्रिय मामले हैं। ऐसे में किस तरह की आप मौजूदा स्थिति कोविड की देखते हैं? जी सिद्धार्थ जी, ये प्रश्न वाकई एक सोच में डालता है हम सब लोगों को कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, इनमें केसेस बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ साउथ, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, वहां पर बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं या कम नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए थे। और खास तौर से जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कि केरला एक ऐसा स्टेट है जो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है और वहां पर केसेस बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि कम नहीं हो रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों में तो काफी बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि वहां पे पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 20% के अराउंड है, जो कि एक वाकई चिंता का विषय है। उसी तरह से दूसरे प्रदेश हैं या न्यू वेरिएंट हैं जो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में है या नॉर्थ ईस्ट में जिसको कहते हैं, तो वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं या जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं कम हो जाने से नहीं हो रहे हैं। ये वाकई चिंता का विषय सारे देश के लिए और सारी दुनिया में। जिस तरह से हम देखते हैं कि कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केसेस को बढ़ना बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये जैसे कि हम कभी कहते हैं और देखते भी हैं कि लोग एकदम जिसको कहते हैं सावधानी बिल्कुल छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे इलाके में तो कोरोना नहीं है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम आज के समय में एक स्टेट ही क्या, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो कभी भी इधर से उधर जब भी आवागमन होता है तो ये वायरस चूंकि बहुत हाईली संक्रामक है, तो कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने में इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
बिल्कुल। और डॉक्टर सरमन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड को लेकर अगले कुछ महीने भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भारत को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और सामाजिक सभाओं के आयोजन में कमी करने की आवश्यकता है। ये दो खास बात पर उन्होंने जोर दिया है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है और बहुत ही प्रैक्टिकल ये बात है और हम लोगों को समझना होगा इस बात के लिए, जिस तरह से हम धार्मिक हों या पॉलिटिकल राजनीतिक रैलियां हों या दूसरे जो फंक्शन हैं उनमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं लोग भूल जाते हैं। मास्क भी लगाना लोगों ने बहुत कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हम कई बार तस्वीरें टीवी में देखते हैं, तो ये वाकई बिल्कुल चिंता के विषय हैं। और जैसा कि हम दूसरे देशों का उदाहरण देखें, तो जैसे हम देखते हैं कि ईरान में 5 वेव आ चुकी हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज में 3 या 4 वेव आ गई हैं, अमेरिका में भी तीसरी वेव साउथ पार्ट जो है उसमें आ रही है जी। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हों चाहे वो कंट्री हों, मल्टीपल वेव्स जब केसेस कम हो जाते हैं फिर बिल्कुल लोग निश्चिंत हो जाते हैं जी। और उसके बाद दोबारा से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये होता रहेगा जब तक हम सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, तब तक कोरोना इसी तरह से आता रहेगा, जाता रहेगा। तो हम लोगों को अपना स्वयं ही ख्याल रखना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि सरकारों पे जो सरकारों का काम है वो सरकार कर रही है, लेकिन हमको भी अपनी जिम्मेदारी के सहित हमको भी अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए, जैसे कि मास्क लगा के हमेशा घर से बाहर निकलें, हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई रखें, जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज की या 3 गज की दूरी बहुत जरूरी है वो रखें, और भीड़ एकत्रित न करें और न उसमें शामिल हों। ये बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब चीजों को करके भी आप अपनी बिजनेस चला सकते हैं, अपना नौकरी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बिना भीड़ के आपका बिजनेस नहीं चलेगा या आपकी पढ़ाई नहीं होगी या जो आपका जो भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। आजकल हम एडवाइज करते हैं कि जो इस तरह के एंटरटेनमेंट या लर्निंग प्रोसीजर हैं उनमें कोशिश करें कि ऑनलाइन जहां भी पॉसिबल हो, जैसे हम जानते हैं सारे स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग हो रही, तो उसी तरह से अगर एंटरटेनमेंट है तो वो भी बजाय सिनेमा हॉल जाने के आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यमों से। तो इस तरह से कोशिश करें जितनी हो सकती हो कि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, और अगर कहीं आपको इकट्ठा थोड़े बहुत होना भी है तो कम से कम मात्रा में इकट्ठे हों, और हों भी तो ये मास्क जैसे मैंने बताया और फिजिकल डिस्टेंस जरूर बना के रखें। जी। और डॉक्टर सरमन, आपका एपिडेमियोलॉजी में विशेष अनुभव है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आम लोगों की चिंता तीसरी लहर को लेकर है। आप क्या कहेंगे और इससे किस तरीके से बचाव हो सकता है और कितनी संभावना है तीसरी लहर आने की? जी जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे देश में ही कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला का हम उदाहरण दे ही रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आता जाता रहता है। केरला में अभी नंबर ऑफ कहना अब ये बात अलग है कि कुछ लोगों का मानना है कि नंबर ऑफ टेस्ट जो टेस्ट की संख्या है वो ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वहां पर नंबर ज्यादा आ रहा है। लेकिन जो भी कारण हो, केरला में चिंता डेफिनेटली बढ़ती है। जैसे अगर हम पिछले सप्ताह में और कल के डाटा को ही देखें तो उसमें ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि लगभग 50% से ज्यादा का इजाफा एकदम एक दिन में हो गया। उसी तरह से दूसरे स्टेट्स भी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बढ़ गया, तो ये डेफिनेटली एक चिंता बढ़ाता है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना भी है हम सब लोगों का कि तीसरी वेव के लिए डेफिनेटली सारे जो लक्षण हैं इस बीमारी के या एपिडेमिक जिसको कहते हैं, जिसको R0 कहते हैं, तो वो हमें ये चिंता में डालता है कि डेफिनेटली हमको ऐसा लगता है कि तीसरी वेव तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। जिस तरह से हमारे कुछ अपने जो व्यवहार हैं वो भी हैं, और जैसे हम देखते हैं कि कुछ म्यूटेशंस भी हो रहे हैं वायरस में। अभी सौभाग्य से अच्छी बात है कि डेल्टा प्लस या डेल्टा के अलावा कोई नया खतरनाक वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी डेल्टा अपने आप में ही इतना खतरनाक वेरिएंट है कि कभी भी तबाही दोबारा से मचा सकता है। तो मैं बार बार और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि तीसरी वेव
ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आने वाली ही है अगले 1 महीने में या 3 वीक्स में। डॉक्टर सरमन, डेल्टा प्लस वायरस की वेरिएंट की हमने बात करी है, तो क्या इसकी जो मल्टीप्लाई करने की क्षमता है ये दूसरे वेरिएंट की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है? देखिए, ये बात सही है कि पहले जब डेल्टा प्लस डिटेक्ट हुआ था तो हम सभी लोग काफी चिंतित थे, बिकॉज ये नया वेरिएंट था और हमको लगता था कि जिस तरह से डेल्टा ने तबाही मचाई जी। अल्फा पहले था, जिसको यूके वेरिएंट कहते हैं, उसका नाम बाद में अल्फा कर दिया। उसके बाद इंडियन वेरिएंट जो हुआ था, जिसको अब हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा इटसेल्फ बहुत ज्यादा अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है, और जब डेल्टा प्लस हो गया वेरिएंट, फर्दर हो गए उसमें, तो हमको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन मैं ये राइडर के साथ कहूंगा कि अभी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हम अभी जो डाटा आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि इसमें मृत्यु दर तो थोड़ा सा हमको ज्यादा लग रही है अगर देखें तो, लेकिन संक्रमण उतना स्पीड से नहीं हो रहा जितना कि डेल्टा से हुआ था जी। लेकिन कोई कभी भी नया वेरिएंट आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सीक्वेंसिंग जितनी होनी चाहिए दुर्भाग्य से उतनी नहीं हो पा रही है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि नए वेरिएंट कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मानना यह है कि वैक्सीनेशन की भी स्पीड अभी थोड़ा सा कम हो गई है, और इसीलिए मेरा मानना यह है कि थर्ड वेव के हम द्वार पर खड़े हैं जी। और इसीलिए सरकारों को ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी अपने लोगों को वैक्सीनेट करें। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन ये नंबर सिंगल डोज का है जी। अगर हम दोनों डोज की बात करें तो काफी कम लोगों को डबल डोज लगी है जी। तो निश्चित तौर पर लोगों को सामने आना है और जो वैक्सीनेशन की स्पीड है इसे और तेज करना है। डॉक्टर सरमन, आज की अगर हम अखबारों की बात करें तो लैंसेट की एक रिपोर्ट की बहुत चर्चा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ब्लड प्रेशर के यानी उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं उनकी संख्या पिछले 30 वर्षों में दोगुनी हो गई है, और इस समय जो ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है इसकी काफी समस्या आ रही है। आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं और लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी इस समय तो मैं कहूंगा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, और 1918 के बाद इतना बड़ी त्रासदी या जितनी बड़ी एपिडेमिक कभी नहीं आई जी। तो उस दिशा से हम सभी लोग, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, हम जैसे, आप जैसे, या जो आम जन है, या जो बिजनेस कम्युनिटी है, हर आदमी के ऊपर इतना स्ट्रेस है। बिजनेसमैन के ऊपर इस बात का स्ट्रेस है कि उसकी बिजनेस नहीं चल रही, कैसे आगे काम करेगा। सरकार में जो उच्च पदों पर बैठे हैं, हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि किस तरह से इसको कोरोना को कम किया जाए। चाहे हम हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हम लोगों को ये चिंता है कि हमारे हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, हमारे डॉक्टर्स की किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें। दूसरे जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो राजनेता हैं, उनको ये स्ट्रेस हो रहा है कि किस तरह से इससे ओवरकम किया जाए। जी। दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स को इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। टीचर्स को और बाकी जो छोटे मोटे प्रोफेशन में लगे हुए उनका बिजनेस ठप हो गया है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई। तो हर तरह से हर इंसान स्ट्रेस्ड है। जिनके घरों में परिवारजनों की मृत्यु हो गई, उनको नेचुरली अपना वो एक सदमे में है, और ये भी लोगों को लग रहा है कि अगर हमको कोरोना हो गया तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खर्चा कहाँ से आएगा। तो ये सारी जो स्ट्रेस है, और ब्लड प्रेशर, हम सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस होता है। दूसरी चीज हम नेगेटिव नहीं करना चाहते, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाओं का हो या चाहे एलोपैथिक दवाओं का हो। लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं जो कि खुद इटसेल्फ वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बहुत सारे लोग काढ़ा पी रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इस तरह से गरारे इतने ज्यादा कर रहे हैं कि नमक ही उसमें इतना ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस स्टडी से, क्योंकि ये सारे स्ट्रेस भी है और खाना भी, मतलब जिस तरह से मैंने कहा दवाइयों के थ्रू जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर की एपिडेमिक में कहूंगा, ब्लड प्रेशर की एपिडेमिक जो हुई है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो हमें अपनी जीवन शैली को, अपने खान-पान को और सिर्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना होगा और अपनी जाँच जो है वो एक सक्षम जो चिकित्सक है उससे बराबर करानी चाहिए। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। आप भी डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर दिल्ली के तपस जी हैं। हेलो तपस जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। सर मेरा कोविशील्ड 24 तारीख को, इसी अगस्त में 24 तारीख को लगा चुका हूँ जी। पहली तो डोज मेरा सेकंड डोज कितना दिन बाद लगेगा और मुझे क्या खान पान करना चाहिए और खट्टा मीठा क्या खाना चाहिए, जरा आप बताने का कष्ट कीजिए प्लीज सर। जी डॉक्टर सरमन, 24 अगस्त को पहली डोज लगी है तो पूछा है खाने में भी कुछ परहेज करना है और दूसरी डोज कब लगेगी? आपको दूसरी डोज 3 महीने के बाद लगेगी। अभी आज तक का जो प्रोटोकॉल है उसमें 3 महीने के बाद और 4 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि 3 महीना जिस दिन 90 दिन हो जाए उसी दिन लगवाएं, तो उसका 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं। खान पान का जैसे हमने बार बार बात कर रहे थे कि आप खट्टा मीठा बिल्कुल खा सकते हैं, कोई इस तरह का परहेज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसा कि अभी हम ब्लड प्रेशर की और बाकी चीजों की, स्ट्रेस की बात कर रहे थे जी, तो आप अपने आप को संयमित रखिए, रिलैक्स रहिए और टेंशन से फ्री, जिस तरह से भी आपको जो भी अच्छा लगता हो, एंटरटेनमेंट होता हो या घर परिवार के साथ बैठ के आपको अच्छा लगता हो या कोई आपको किसी दूसरे कार्य से आपको अच्छा लगता हो, योगा करते हो, व्यायाम करते हो, उनसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में आप शुगर, मीठी चीजें कम से कम खाइए और तली हुई चीजें कम से कम खाइए। वो वैसे भी अच्छी हैं और कोरोना के टाइम में भी और ज्यादा अच्छी हैं, बिकॉज शुगर लोगों का बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो नमक कम खाएं और शुगर कम खाएं। तो इन सब चीजों के अलावा और आपको कोई परहेज करने की जरूरत नहीं। जी। और डॉक्टर सरमन, अब हम रुख करते हैं गाजियाबाद में लूनी का, जहां से मोहम्मद यामीन रेडियो वाला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि केरल में ये जो लहर आ रही है, ये दूसरी है या तीसरी है या लेट पहुंची है, तो ये जानना चाह रहा था मैं। और एक मैंने पेपर में पढ़ा जैसे कि कोवैक्सीन लगवाने वाले 100% संक्रमित हो गए और कोविशील्ड लगवाने वाले 80% संक्रमित हुए। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें आप। जी डॉक्टर सरमन। जी यामिन जी, पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर दूं। ये जो आपको जहां से पढ़ा है आपने, मुझे लगता है कुछ गलत पढ़ लिया है। जी व्हाट्सएप फॉरवर्ड होगा। हाँ, ये 100% वैक्सीनेटेड लोग पॉजिटिव हो गए, ये मुझे लगता है आपने इन्फॉर्मेशन आपकी सही नहीं है। और चाहे 80% या 100%, दोनों ही परसेंटेज आपकी सही नहीं है। ये बात जरूर है कि कुछ लोग जो दोनों वैक्सीन ले चुके थे या एक वैक्सीन जिनको लग चुकी थी, उनमें से कई हजार लोग जरूर पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन ये अगर वैक्सीनेटेड जो करोड़ों लोग हो गए हैं उनमें से अगर देखेंगे तो ये बहुत कम परसेंट है जी। लगभग 1% से लेकर 1.5% के बीच में है। ये 80% और 100% का तो बिल्कुल मैं इस चीज को तुरंत बार बार कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रश्न से हो सकता है लोगों को, दूसरों को भी गलतफहमी हो जाए। ये बिल्कुल आपने जो पढ़ा है तो गलत पढ़ा है या गलत किसी ने लिखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि आपका एक दूसरी चीज ये था आपका प्रश्न कि ये केरला में क्या ये दूसरी वेव है कि तीसरी वेव है। अभी केरला दूसरी वेव से कभी निकल ही नहीं पाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तीसरी वेव है, बिकॉज उसमें अभी सेकंड वेव जो दूसरी वेव है वही अभी तक चले जा रही है। तो उसकी कभी पीक आकर के, जिसको कहते हैं पीक, जा पहुंचती है और फिर नीचे आता है, तो ऐसा हुआ ही नहीं उसमें। दूसरी पीक ही चल रही, दूसरी वेव ही चल रही है। तो डॉक्टर सरमन, आपके माध्यम से और आप जैसे एक्सपर्ट्स, इसीलिए हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम की स्थिति है या वो इन्फॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन है या सही जानकारी के अभाव में इधर उधर से सुनी बातें हैं जिन बातों में आकर लोग
एक गलत धारणा बना देते हैं, तो उनसे जो है वो उनको एक एक्सपर्ट के माध्यम से सही बात उन तक पहुंचती है। और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से इंद्रभान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। इंद्रभान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? इंद्रभान जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणोंवश, तो अब हम दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो जी, धर्मवीर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी धर्मवीर जी, जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी पहली डोज फिर दूसरी डोज लगी है, इस दूसरी डोज के बाद क्या आपके सरकार के द्वारा ये तीसरी डोज तो चौथी डोज भी लगनी लाजमी है? जैसे कि तीसरी लहर चौथी लहर की जो बातें आप लोग बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इससे हमारे को ये कंटिन्यू आपका जो है कार्यक्रम चलता रहेगा? जैसे पल्स पोलियो की खुराक जो दी जा रही थी 10वें साल चलिए बच्चों को, तो इससे बच्चे सेफ हो गए थे। इससे क्या इस डोज को तीसरी चौथी लहर आने से पहले हम इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे? आप डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या आप कहते हैं? जी डॉक्टर सरमन, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। और ये ऐसा है कि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे हैं। बूस्टर डोज को लेकर काफी इस समय मीडिया में भी चर्चा है। जी, और ये बात सत्य है कि ज्यादातर जो डाटा या जो स्टडी या जो अध्ययन आए हैं वो अमेरिका में इन चीजों का हुआ है। बिकॉज अमेरिका में सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया था, पिछले उनको लगभग 1 साल हो गया, तो सबसे पुराना डाटा उन्हीं का है। तो उनके डाटा से ये पता लगा है कि लगभग 8 महीने के बाद जो एंटीबॉडी का लेवल है वो कम हो जाता है। और इसीलिए वो उसमें कुछ लोगों को वो बूस्टर का ट्रायल कर रहे हैं। तो अमेरिका में ट्रायल चल रहे हैं कि उनको 8 महीने के बाद 3rd डोज देने का प्रस्ताव है। जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अध्ययन ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें ये पता चला है कि 2 डोज के बाद भी एंटीबॉडी बेशक उनकी कम हो जाती है, लेकिन उनमें एक मेमोरी सेल रहती है जो याददाश्त रखती है। उस तरह की हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, वो इस चीज को याद रखती हैं कि अगर इन्फेक्शन होगा तो वो उस चीज का ध्यान रखेंगी और एंटीबॉडी तुरंत जल्दी से जल्दी बना देंगी। तो आज की डेट में अभी भारत सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि तीसरी डोज अभी फिलहाल दी जाएगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया कि अध्ययन हो रहे हैं, और अध्ययन से जो अमेरिका और यूरोप में जो अध्ययन हुए हैं उनसे एंटीबॉडी का लेवल देखने के बाद ये प्रस्ताव वहां चल रहा है और वहां पर बूस्टर डोज का प्रोविजन किया गया है। तो वहां हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तीसरी डोज के बाद शायद चौथी की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज तीसरा बूस्टर लेने के बाद बहुत अच्छी एंटीबॉडी आ जाएंगी। तो अगर आपको कभी लेनी भी पड़ी तो हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में आपको 3rd डोज शायद लेनी पड़े। लेकिन आज की डेट में भारत सरकार का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 3rd डोज देने का कोई प्रस्ताव हो। जी, और अब हम रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे रेगुलर कॉलर हैं महेश जी। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। बताइए क्या जानना चाहते हैं महेश जी? सवाल है जी, लोग बागों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और वे तम्बाकू खाते हैं, जगह जगह थूकते हैं। ये भी ये बताओ उनका कोरोना से बचाव कैसे होगा? अब डॉक्टर सरमन देखिए, ये बहुत चिंता जता रहे हैं और काफी जागरूक रहते हैं। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? जी बिल्कुल, मैं इनकी जागरूकता और इनके जो ऑब्जर्वेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से पान या तंबाकू खाने वाले हैं और उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो वो अगर स्पिटिंग करते हैं तो वैसे भी ये एटिकेट्स में नहीं आता, लेकिन इस समय इसकी महत्ता ज्यादा हो जाती है कि लोग इधर उधर ना थूकें। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, और यही नहीं, हमारे देश में विडंबना है, हम लोगों को शायद छींकने के जो एक तरीका होता है या खांसने का तरीका होता है, वो भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर छींक देते हैं या खांस देते हैं। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से और ये जो आपके कॉलर हैं रेगुलर, इनके माध्यम से हम सब चाहेंगे कि आप भी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करें
और उनको ये इस तरह की बातें बढ़ाएं कि मास्क हमेशा लगा के रखें। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच है और कभी भी, जैसा हमने कहा कि लगभग अगले सितंबर या अक्टूबर में हम तीसरी लहर के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, भारत सरकार तैयारी कर रही है और ये अगर अब आएगा तो नेचुरली सबको परेशान करेगा। तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय मैं हमेशा कहता हूं, अगर वैक्सीन लगवा भी ली है या वैक्सीन नहीं भी लगी है, दोनों तरह के लोगों को मास्क लगा के रखना है कि क्योंकि जिन लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन वो तो नेचुरली वो उससे वल्नरेबल जिसको कहते हैं हम, वो हैं ही हैं, उनको तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनकी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 99.9% उनमें उनकी मृत्यु नहीं होगी। वो हो सकता है कि हॉस्पिटल भी उनको क्रिटिकल केयर में ना जाना पड़े, लेकिन वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है उन लोगों को तो, लेकिन वो दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे नागरिकता का परिचय देते हुए ऐसे सभी लोग जिनको वैक्सीन लग भी गई है वो लोग भी मास्क लगा के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं, हाथों की सफाई और फिजिकल जिसको दूरी कहते हैं, दूरी भी रखें और मास्क लगा के हमेशा रखें। जी। और अब हमारे साथ राम शंकर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से, रायबरेली से। हेलो जी, रमाशंकर जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था जी कि जिस तरह से मास्क, दूरी और हाथ धोना हम एक अपने कोरोना के बचाव में प्रयोग करने की बात करते हैं, तो क्या शारीरिक व्यायाम भी इसमें जरूरी नहीं? जी डॉक्टर सरमन, शारीरिक व्यायाम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये भी शारीरिक व्यायाम, दंड बैठक जैसी? जी ये समझ गए आपका, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है आपका। देखिए, इसके शारीरिक व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि मास्क और हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी कहते हैं, मैं तो भौतिक दूरी कहता हूँ, सामाजिक दूरी नहीं कहता जी, बिकॉज मन से दूर नहीं होना चाहिए, समाज में एक दूसरे के प्रति सामाजिक दूरी नहीं करनी चाहिए, भौतिक दूरी होनी चाहिए। लेकिन आपका जो बिल्कुल सही सजेशन है कि इस तरह का व्यायाम बहुत जरूरी है। शायद अगर आपने सुना हो तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ब्लड प्रेशर आजकल बहुत बढ़ रहा है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस बहुत बढ़ रही है। तो इसी तरह से जो लोगों में ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा हो, बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम में मोटे भी बहुत हो गए हैं, तो बिकॉज घर में रहना पड़ा उनको, तो खाया भी ज्यादा लोगों ने। इसलिए मैं कहूंगा परिश्रम और व्यायाम तो बहुत जरूरी है, वो आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी बॉडी को, सबको तंदुरुस्त रखेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो बिल्कुल करें, चाहे योग के रूप में करें या चाहे कोई दूसरी तरह का व्यायाम आप करते हो। अगर आप खेत में काम करते हैं या दूसरी जगह काम करते हैं तो वहां जाइए, सीढ़ियां पे चढ़िए, लिफ्ट कम से कम लीजिए। अगर आप और कोई काम नहीं करते हैं तो दंड बैठक जैसे आपने बताया बिल्कुल कीजिए। किसी न किसी तरह का आप व्यायाम कुछ करेंगे, बॉडी को चलाते रहिए, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और डॉक्टर सरमन, इस बीच रिंकी तिवारी जी बलरामपुर से जुड़ गई हैं। तो रिंकी जी, समय बहुत कम है, हम आपका सवाल ले नहीं पाएंगे। हेलो जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। जी रिंकी जी, आप कल हमें 9:30 से 10 के बीच फोन कर सकती हैं, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। और आप समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सरमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।